बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए क्योंकि आप पहले से ओनर रह चुके हैं मारुति के। मारुति के बाद टाटा लिया, थोड़ा लंबा रिव्यू जरूर रहा है, बट एक क्वेश्चन रहेगा रीसेल को लेके। मेरे को थोड़ा रिग्रेट फील हुआ बिकॉज तो इस प्राइस रेंज पे हम लोग अदर ऑप्शंस भी देख रहे थे, जैसे निसान था। मैं गियर बॉक्स को थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। सोचिए घर उस टाइम पे पास में था तो आपने बुला भी लिया। अब ये 100-200 किलोमीटर पे हुआ होता तो बहुत मुश्किल होता। बहुत मुश्किल। अब मैं टाटा को हम ऐसे क्रिटिसाइज नहीं करते। तो भाई आज कवर करेंगे लॉन्ग टर्म रिव्यू टाटा पंच का। आपको पता ही होगा कि टॉप सेलिंग गाड़ी है टाटा की, और आज फुल जानेंगे इसका फुल डिटेल में रिव्यू, खुद स्पेशली ओनर से। तो सर आइए, वेलकम टू माय चैनल। और साहिर कैसे हो? एकदम बढ़िया सर। आज हमारे व्यूअर को आप एकदम डिटेल में बताएंगे कि ये गाड़ी आपने, स्पेशली मैं सारे पॉइंट्स वगैरह पूछूंगा आपसे, क्वेश्चंस वगैरह, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं टाटा पंच को लेके, क्योंकि काफी लोग इस बजट में जाना चाहते हैं मारुति, हुंडई जो रिनोन ब्रांड है, और आफ्टर सेल सर्विस वगैरह। तो जैसा कि आपने गाड़ी कब ली थी? ये मैंने आपके 24 के अप्रैल में ली थी ये गाड़ी। लगभग अभी 2 साल होने को आ गए हैं इसको। अभी अप्रैल में इसका 2 साल पूरा हो जाएगा। 2 साल जैसा कि पूरा हो जाएगा अप्रैल में। तो अप्रोक्स अभी तक आपने ड्राइव कितनी कर ली होगी? अभी मैंने, जैसे ये मेरी एक डेली कम्यूटर है, मैं डेली ऑफिस अप डाउन एंड ऑफिस का वर्क इसको यूज करता हूँ, इसको यूटिलाइज करता हूँ। तो एंड मैं रिसेंटली अभी ट्रिप पे जा के आया हूँ। ऑलमोस्ट वी ड्राइव अराउंड 700 to 800 किलोमीटर्स, 350 किलोमीटर्स एक वन शॉट पे गए थे हम लोग। तो ये अभी तक 30,000 किलोमीटर्स चल चुकी है। और स्पेशली अगर आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, जो सर ट्रिप पे गए थे वो नॉर्मल ट्रिप नहीं थी। वो सर आप जहाँ डिटेल में थोड़ा बता दीजिएगा उस ट्रिप के बारे में। सो बेसिकली हम लोग प्लान किए थे तवांग जाने का। तो इनिशियली हम लोग तवांग तक प्लान किए थे, बट बर्फ वगैरह बहुत ज्यादा वो था। तो हम लोग शिला पास, जो आपका वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स इन नॉर्थ ईस्ट है, जहाँ बर्फ गिरती है, वहां तक हम गए थे। एंड हम लोग दिरांग में कम से कम रुके। वहाँ दिरांग इज प्लेस, स्मॉल टाउन जो आपके अरुणाचल में ही पड़ता है। वो भी एक हिली एरिया है, वैली है बेसिकली। उसके पास ही हम लोग स्टे किए थे। सो बहुत सुंदर जगह है, कभी टाइम मिले तो उधर विजिट करेगा। बिल्कुल। और नॉर्थ ईस्ट वैसे भी स्पेशली इसके लिए तो है ही फेमस। तो जैसे कि आपने बताया पहाड़ों में वगैरह में था रिस्पॉन्स। तो एक चीज मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि सर के यहाँ पे डिजायर भी गाड़ी है। तो डिजायर मारुति की आपको पता है 1.2 लीटर उसमें आता है पेट्रोल इंजन। तो उससे जब आपने उसको भी ड्राइव किया, आप पंच को भी ड्राइव कर रहे हो, जब आप हिली एरिया में डिजायर को भी बहुत बार लेके गए होंगे, पंच को भी लेके गए, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम फेस हुई है? देखिए, मैं काफी सालों से मारुति में ही चल रहे थे हम लोग, काफी सालों से। हमारी इनफैक्ट पहली गाड़ी ओमनी जो 87 की हमारे पास एक गाड़ी पड़ी हुई है, तो वो भी बहुत पुरानी गाड़ी है। तो हमारा मारुति के साथ बहुत पुराना रिश्ता रह चुका है। तो अभी देखे तो दोनों एक अलग अलग गाड़ी सेगमेंट में आती है। डिजायर एक सेडान है, एंड ये एक माइक्रो एसयूवी में बोल सकते हैं हम। जैसे डिजायर में क्या है कि उनका इंजन बहुत ही रिफाइंड है। हम जापानीज इंजन का कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। बट देखा जाए तो आप पीनट्स एंड लाइक दो डिफरेंट थिंग्स है। तो ये लोग इन लोगों को अलग अलग डिफरेंशिएट किया गया है। तो पहाड़ के हिसाब से इसने जो परफॉर्मेंस दी है, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगी इस बार। नो डाउट मेरे को मारुति की इंजन बहुत पसंद है। मैं 4 सिलेंडर का बहुत बड़ा फैन हूँ। एंड वो अगर आप हाईवे पे देखे, उनमें यूज करें, तो बहुत ही बढ़िया स्मूथ गाड़ी है, बहुत ही। एंड आपको अगर ओवरटेकिंग करना है, वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है। बट अगर आप पंच में आए या एसयूवी में आए, इनका यूटिलिटी एक बहुत ही डिफरेंट सेगमेंट के लिए है। जैसे आप, ये एक डेली कम्यूटर भी है, और इनने माइक्रो एसयूवी इसलिए बोला है कि आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं इसको एक तरीके से। सो दो ये 3 सिलेंडर है, इतना इसमें टॉर्क काफी अच्छा फील होता है आपको। हाई स्पीड्स में आपको या थोड़ा सा लैगिश लगेगा, बिकॉज इसका बॉडी वेट एंड सेफ्टी बहुत ज्यादा है। बट कंफर्ट वाइज आई फील बहुत कंफर्टेबल है। आपको बॉडी रोल इतना फील नहीं होता, बम्प्स इतने फील नहीं होते। मैं जैसे बता रहा हूँ, सेडान का एक डिफरेंट यूटिलिटी है, वो स्मूथ है, वो फास्ट जाती है। बट ये कंफर्टेबल है,
कहीं पर भी मैन्यूवर कर सकती है, ऊंचे नीचे रास्ते पे काफी अच्छी जाती है। एंड काफी लोग बोलते हैं पावर का लैग 3 सिलेंडर में फील होता है। सिलेंडर में, हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि गाड़ी का वेट ज्यादा है, हाँ, तो लोग कंफ्यूज रहते हैं, पहाड़ों पे लेके हम जाएंगे जी जी जी, तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिलेगा। हाँ, और इनफैक्ट जैसे कि आपने फुल डिटेल में बताया है बिल्कुल अच्छे से कि 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर कितना ज्यादा डिटेल में बताया है, राइट। तो उसके बाद भी ऐसा आपको कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं हुई पहाड़ों में? नहीं, एकदम नहीं। मेरे को इनफैक्ट गाड़ी जो हम थार भी लेके गए थे, थार का जो इंजन देखे तो काफी पावरफुल है कंपेयर टू, हम लोग 2 गाड़ी लेके गए थे एक्चुअली, तो ये ऐड टू द पावर उसके साथ ही परफॉर्म की एंड बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। उसके बाद इनफैक्ट मैं जब से पहाड़ से आया हूँ गाड़ी और स्मूथ लगने लगी मेरे को चलाने के लिए। तो देखिए आप खुद समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम ऐसा बिल्कुल भी नहीं आई है। हाँ, वो मान सकते हैं कि एज कम्पेयर टू मारुति गाड़ियां थोड़ा सा पावर कम लग सकता है, बट प्रॉब्लम बिल्कुल भी फेस नहीं होता है। एकदम सही। अब बात करते हैं इसकी एवरेज की। जैसे आपने इस गाड़ी को 30,000 चला दिया है 2 साल में, तो अराउंड 15,000 किलोमीटर पर ईयर ये गाड़ी चल रही है। ऑन एन एवरेज आप कितना एवरेज मिलता है सिटी में अप्रोक्स? सिटी में देखे तो इन एवरेज 13 तक मैक्स टू मैक्स आपको मिल जाता है, क्योंकि अभी गुवाहाटी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गई है, तो बहुत हैवी ट्रैफिक भी होने लगा है, लॉट ऑफ फ्लाईओवर्स आर कमिंग अप, तो बहुत कंस्ट्रक्शन है, आप फ्रीली नहीं चला सकते हो इन दैट हेवी ट्रैफिक। एंड जैसे मेरा डेली का कम्यूट आपका मोटा मोटी 60 किलोमीटर्स पर डे, वन साइड मेरा घर से ऑफिस इज 20 किलोमीटर्स, तो अप एंड डाउन 40 उधर ही हो जाता है। एंड मार्केट एरिया अगर जाता हूँ कभी का तो 60 किलोमीटर्स मेरा मोर और लेस हो जाता है, तो इसका 13 LPA तक अप्रोक्स देता है। एंड हाईवे पे अगर देखें, जैसे हम फ्री रोड पे गए थे इस बार तवांग के लिए ट्रिप में, हम तेजपुर का रूट लिया था जो मोरेगांव जाता है, मोरेगांव का रास्ता, वो काफी स्मूथ है। एंड उस पे इसने ब्रिलियंटली परफॉर्म किया, 20 LPA का मेरे को एवरेज दिया था। बट अगर हम नॉर्मल हाईवे पे देखें 18 to 20 देता है, तो वही रेंज आप ले लीजिए। सिटी में अप्रोक्स 13 के आसपास और हाईवे पे 18 के आसपास में पंचम मिलता है। तो ऐसा बहुत ज्यादा डाउन भी एवरेज नहीं है जो लोग बोलते हैं। काफी लोग, मुझे लगता है कि वो लोग शायद ओन भी ना करते हो, टाटा को क्रिटिसाइज करने के लिए बोल देते हो कि इतना कम दे रहा है, 10 दे रहा है, चल। और सबसे ज्यादा टाटा को लेके प्रॉब्लम ये आई है कि इसको सर्विस को लेके, तो जब से गाड़ी आपने खरीदी है, नॉर्मल आप सर्विस में गए उसकी तो बात है ही, कोई और प्रॉब्लम आपको फेस हुई है कि चलिए गाड़ी में कुछ खराब हो गया, या हेडलाइट नहीं जल रही है, या कुछ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस हुआ है? अब मैं टाटा को हम ऐसे क्रिटिसाइज नहीं करते। टाटा में 2-3 चीजें हैं। टाटा एक कमिटमेंट मांगती है, मारुति की तरह हमारे को, जैसे मारुति आप निश्चिंत होकर आप चलाइए, टाटा थोड़ी कमिटमेंट मांगती है। अब बीइंग अ इंडियन ब्रांड, नो डाउट मेरा इनके साथ बहुत प्यार है, इनके साथ सपोर्ट है इनके लिए, बट इनके लिए जैसे इंजन का इशू मैं बता देता हूँ। इंजन में स्वेटिंग का, ऑयल स्वेटिंग का इशू मेरे को मिला है, तो नई गाड़ी ही है तो ऑयल, बट स्टिल ऑयल लीकेज थोड़ा सा जो मैंने मारुति में कभी नहीं देखी। आज हमारी 3 गाड़ियां मारुति की आ चुकी है घर पे, उनमें ये दिक्कत मेरे को इतनी ज्यादा नहीं मिली। एंड अगर देखे बाकी अगर देखे सर्विस तो डिपेंड करता है डीलर टू डीलर, बट हाँ मेरे को थोड़ा सा लगता है कहीं ना कहीं लैक करती है टाटा की सर्विस, और एक्सपेंसिव है कंपेयर टू मारुति मेरे को लगता है, क्योंकि जब हम मारुति के सर्विस सेंटर में जाते हैं गाड़ी एकदम नई नवेली होके आती है, इधर थोड़ी लगती है कि हाँ आपको और इम्प्रूवमेंट के चांस है, टाटा को और काम करना चाहिए। और फिलहाल अगर देखे तो बाकी सब सही है। कभी आपने ये ट्राई किया कि जैसे इस डीलरशिप के सर्विस करा देते हैं, चेंज करके डीलरशिप, कभी कुछ ऐसा ट्राई किया? मैं सोच रहा था, बट फिर मैंने ट्राई करने के लिए गो मैकेनिक भी सोच रहा था, बट जैसे मैंने रिव्यूज देखे गो मैकेनिक कैसा मार्केट में भी परफॉर्म कर रहे हैं अभी, तो मैंने सोचा कि नहीं यार चेंज नहीं करते। एंड प्लस मेरी गाड़ी 2-3 बार एक्सीडेंटल भी जा चुकी है, तो मैं ओरिजिनल डीलर के पास ही जा चुका हूँ। अगर एक्सीडेंट की बात करें, ये गाड़ी फ्लड पे डूब चुकी थी एक बार, तो गुवाहाटी में जब हम नए आए थे, 6 महीने हुए होंगे तब, 6-7 महीने नहीं, 1 साल बाद तो 2025 में मॉनसून में बहुत हैवी बारिश हुई थी, जो गुड़गांव में हैवी फ्लडिंग्स का इशू हुआ था, वैसे ही हो गया था उस दिन।
तो अब घर में आने के लिए कहीं मतलब रास्ता ही नहीं मिल रहा, हर जगह पानी पानी। पानी भर गया। तो जो मेरा नॉर्मल रूट था वहां तो छाती के ऊपर तक पानी था, तो गाड़ी तो जाने के लायक नहीं थी। तो हम दूसरे ऑल्टरनेट वे पे जाने की कोशिश किए, उधर पे भी अल्टीमेटली लास्ट में हमारे को ऑलमोस्ट टायर के ऊपर तक पानी मिला। बट मानना पड़ेगा ये गाड़ी उस गाड़ी मतलब ऑडी तक हॉल्ट हो गई, ऑडी सीज हो गई वहां पर ही, बट ये गाड़ी चलती रही। जरूर पानी घुस गया इसके अंदर, बट इसने धोखा नहीं दिया, मेरे को घर तक पहुंचा दिया। सही है, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। घर तक पहुंच के फिर तो जो भी होगा देख लेंगे। तो अच्छा, जैसे कि मैंने आपसे पूछा था 2 साल पहले आपने लिया था, तो अब बात कर लेते हैं इस वेरिएंट को लेके थोड़ा सा। ये वेरिएंट आपने कौन सा लिया था? ये है टाटा का प्योर रिदम। सो बेस मॉडल पे ही 2 मॉडल आते हैं, बेस में विदाउट म्यूजिक सिस्टम आता है जिसको प्योर बोलते थे उस टाइम। अभी मॉडल्स में थोड़े से चेंजेस आए हुए हैं। तो प्योर था, फिर प्योर रिदम था जिसमें म्यूजिक सिस्टम प्लस फ्रंट डोर के लिए पावर विंडोज आते हैं आपके। बस यही इनका बेसिक वो है। बट जो मेरे को म्यूजिक सिस्टम जो मिला है कंपनी फिटेड हर्मन का है विद 4 स्टीरियो स्पीकर्स, तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है उसका। मैं थोड़ा सा वैसा बंदा हूँ जिनको गाड़ी थोड़ा स्टॉक रखना अच्छा लगता है, चेंजेस वगैरह नहीं कराने रहते। हाँ, आप एक और चीज आप बता रहे थे, वो आपका सेंट्रल लॉकिंग का जो प्रॉब्लम हुआ था। हाँ। सो क्या हुआ कि जब हम टाटा से गाड़ी खरीदे डीलर से, डीलर ने हमारे को 10,000 का वाउचर वगैरह मिलता है आपको जैसे, तो फिर उसमें मैंने सोचा कि उन्हें बोला कि आप एक्सेसरीज लगा सकते हैं, फॉग लैम्प वगैरह। तो मैंने चूज किया सेंट्रल लॉकिंग। सेंट्रल लॉकिंग मेरे ख्याल से नेसेसिटी है। तो वही एक बात है कि आपको जो बेस मॉडल पे सेंट्रल लॉकिंग नहीं मिलता। तो फिर वो मैंने आफ्टर मार्केट लगाया था। काम कर देता है आफ्टर मार्केट, डीलर से लगवाया था उसी टाइम जिस दिन फर्स्ट डे परचेज किया था उसी दिन। तो क्योंकि डीलरशिप से लगवाया तो कोई वारंटी वर्ड वगैरह का तो प्रॉब्लम आना नहीं, एकदम नहीं है। आप वो दिखाएंगे जरा की रिमोट कैसा था? ओरिजिनल ऐसा आता है, बेसिक सा है। तो ये आपको देखने को मिलता है जो डीलरशिप से इंस्टॉल्ड हुआ है। और इसकी जो प्रॉब्लम आई थी, इस पे टाटा का इन्होंने एम्बलम भी हाईलाइट कर रखा है। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या हुई थी इसको लेके, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो डीलरशिप पे तो आपने लगवा लिया, फिर ऐसी प्रॉब्लम हुई है जो आपके पास, सुनिए आप खुद ही। सो आप कुछ भी हो आउटसाइड ओईएम वगैरह इनसे लगाते हैं, वो ओरिजिनल जो आपकी कंपनी फिटेड आती है उनकी तरह सिंक नहीं होती। सो अभी क्या हुआ था कि मैं वापस आ रहा था, तो मेरे को कुछ सामान लेना था एंड अनफॉर्चुनेटली मेरी चाबी स्टीयरिंग में रह गई, मैंने इंजन ऑफ कर दिया था। सो इंजन जब ऑन रहता है आपका ऑटोमेटिकली डोर शट नहीं होता, बट इंजन एक बार बंद हो जाता है आफ्टर मार्केट में क्या है कि वो ऑटोमेटिकली एक बार शट होता है। तो मैंने एसी ऑन था तो मैंने विंडो भी डाउन नहीं किए हुए थे, तो मैं अचानक से निकला एंड जस्ट कुछ लेने के लिए मैंने बस बंद ही किया था, वो गाड़ी पूरी लॉक हो गई। चाबी आपके स्टीयरिंग में लगा हुआ है एंड लॉक्ड है, मैं बाहर खड़ा हूँ। लकीली मेरे को बुलाना पड़ा दूसरे इंसान को, चाहे कि आओ यहाँ पे चाबी लेके घर से, मतलब बहुत सोचिए घर उस टाइम पे पास में था तो आपने बुला भी लिया। अब ये 100-200 किलोमीटर पे हुआ होता तो बहुत मुश्किल होता। बहुत मुश्किल। तो ये एक नेगेटिव हो सकता है कि अगर आप डीलरशिप पे इंस्टॉल करा रहे हो। मेरे ख्याल से ओरिजिनल आप थोड़ा एक्सपेंस करके आप ओरिजिनल वाला पे चले जाओ, आप थोड़ा हाई वर्जन पे चले जाओ। ये सब चीजें पहले नहीं पता थी, ये सब चीजें बाद में जब यूज करते हो ना, जब आप फंसते हो तब आपको ये सब चीजें पता लगती हैं। अब आपको तो रिव्यू मिल रहा है तो आप तो डिसीजन ले सकते हो उसके हिसाब से। तो आप चलिए अंदर बैठ के ड्राइव करके देखते हैं इस गाड़ी को, क्योंकि 30,000 चल गई है। 30,000 में अच्छा खासा पता लग जाता है गाड़ी के बारे में कि इंजन का रिस्पॉन्स अब कैसा आ रहा है, या और भी चीजें बात करते हैं अंदर बैठ के। जरूर, चल थैंक यू। 30,000 किलोमीटर के बाद सर ने कैसी हालत रखी है गाड़ी की। कैसे सर आप वैसे ड्राइव कैसे करते हैं, आराम से या कैसे क्या? आराम से ही करते हैं यार। अभी तो फिलहाल क्या है कि सिटी में ड्राइविंग है तो इतना रैश होती नहीं है, बट कभी का सब मूड की बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वजह से हम ट्रिप पे गए थे तो रास्ता बहुत खाली था, दोस्त लोगों के साथ भी थे, तो 120 तक तो तानी दी थी, 120-125 तक। नॉर्मली बोलते हैं कि टाटा की स्पेशली पंच इतनी स्पीड में जाती नहीं है। तो कीज दी थी, तो थार वाला भी शौक हो गया कि भाई आज क्या हो गया इनको।
जैसा कि देखिए वाइब्रेशन जो लोग बोलते हैं ना, हाँ जब मैंने हल्का गाड़ी स्टार्ट किया था तो थोड़ा सा फील हुआ, बट स्टार्ट होने के बाद नॉर्मल। और वैसे मैं बता दूं आपको, ये कोल्ड स्टार्ट गाड़ी का रहने वाला है, वार्म अप अभी इंजन नहीं हुआ है ज्यादा। हाँ, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता इसके कोल्ड हाँ। स्टार्ट करने में, कम से वैसे कम। स्टीयरिंग तो काफी लाइट लग रहा है। हाँ, इसका तो जो स्टीयरिंग का मारुति के जब आप डिजायर चलाते हो जी, तो मतलब क्या लगता है, स्टीयरिंग में डिफरेंस, या फिर उसका ज्यादा लाइट लगता है कि इसका ज्यादा लगता है? इसका ज्यादा लाइट है है ना, मुझे भी हाँ, लगा समझ के। एक्चुअली में। हमारे यहाँ भी मतलब है डिजायर भी, हमारे यहाँ गया, मैंने मारुति गाड़ी काफी ड्राइव भी करी है, जी जी। पर्सनली मुझे ज्यादा लाइट लगा इसका भी। मारुति का जैसे डिजायर का है, वो मैकेनिकल वो है, स्टीयरिंग है उसमें, हाइड्रोलिक वाला है, उसमें स्टीयरिंग ऑयल भी डलती है, पावर स्टीयरिंग, वो भी इनफैक्ट पावर स्टीयरिंग ही है, पावर स्टीयरिंग ही है, बट अच्छा इसमें ऑयल वाला नहीं पड़ता? ऑयल नहीं डलता इसके स्टीयरिंग में, ये मैकेनिकल नहीं है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है। तो दो टाइप के आते हैं। क्लच भी मुझे सॉफ्ट लग रहा है काफी। हाँ, क्लच वगैरह का कोई काम वगैरह तो नहीं होना? नहीं, क्लच का कोई जैसा ओरिजिनल है वैसा ही है। इनफैक्ट मेरे को बहुत स्मूथ लगी क्लच, अगर देखे एकदम बहुत आराम से आप दबा सकते हैं, जैसे मारुति या फिर दूसरी गाड़ी है, जैसे मैंने महिंद्रा की भी गाड़ियां चलाई है, स्कॉर्पियो वगैरह, उनके क्लच में तो जोर लगता है दबाने में। नहीं बिल्कुल, उनके क्लच, स्टीयरिंग और गियर सब में जोर लगता है। और इसमें क्या है ना, इसमें मुझे थोड़ा गियर का वो थोड़ा मतलब ज्यादा लगा। हाँ, ट्रैवल जो है थोड़ा सा ज्यादा है अगर कंपेयर करते हैं मारुति गाड़ियों से या हुंडई से। मैं गियर बॉक्स को थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, गियर बॉक्स थोड़ा अभी भी रिफाइनमेंट मांगता है टाटा। फील आता है जब लगाते हो, गियर फटता है एकदम। जो मारुति में जो स्मूथली गियर जो जाती है, और उसका ट्रैवल भी बहुत कम है, बहुत शॉर्ट ट्रैवल है। सस्पेंशन लेकिन बढ़िया है, मतलब रोड थोड़ा सा खराब भी है, ज्यादा तो नहीं, बट हाँ कंफर्टेबल तो बहुत ज्यादा है। ये तो मैं मानता हूँ कि एक तो कंफर्टेबल दो तरीके से, सस्पेंशन है इसका सॉफ्ट, जी, जो मैं फील कर रहा हूँ। दूसरी चीज जो हम लोग बैठ रहे हैं ना, अपनी गाड़ी की हाइट फील होती है एकदम। आप मैंने जैसे बोला एक एसयूवी का, माइक्रो एसयूवी है, तो एक थोड़ी सी एसयूवी जैसी फील देने की कोशिश की गई है इसमें। तो आप अगर फ्रंट का भी देखे तो बोनेट से अगर आपको देखे, एकदम एसयूवी वाली फील देती है, एंड काफी स्मूथ है कंपेयर टू पॉट होल्स में आराम से मैन्यूवर कर जाती है। तो जैसा कि अभी तो इतनी गर्मी तो नहीं है, बट गर्मियों में जब आपने एसी वगैरह चलाया है, तो उसका कैसा रिस्पांस मिला आपको? इसका कंपैरेटिवली काफी स्ट्रॉन्ग एसी है। अभी थोड़ी सर्विस मांग रही है क्योंकि ट्रैवल के वजह से मैंने की नहीं है, तो एयर फिल्टर वगैरह थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अभी। 30,000 किलोमीटर हो भी गया है तो सर्विस देना है, बट अगर सर्विस के बाद अगर मैं एसी बोलूं, काफी पावरफुल एसी है, क्विकली ठंडी कर देती है गर्मियों में। मतलब बढ़िया है बहुत। सबसे ज्यादा ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए क्योंकि आप पहले से ओनर रह चुके हैं मारुति के। मारुति के बाद टाटा लिया, तो आप एक जेन्युइन बिल्कुल बता पा रहे हैं कंपेयर करके, स्पेशली ये ओनरशिप रिव्यू तो है ही, एक कंपैरिजन भी हो रहा है मारुति के साथ का पूरा। तो मारुति का ऐसे एसी आपने जब यूज किया है, तो कैसा क्या रहा, मतलब उसके कंपैरिजन में अगर जैसे 10 आउट ऑफ उसको क्या रेट करेंगे और इसको, या सिमिलर रहते हैं? सो रिसेंटली हमारे पास डिजायर जो है वो VXI मॉडल था। उसका अगर देखे, काफी लोग बोलते हैं जो वो दिया हुआ है एसी नॉब्स वगैरह दिए, वो काफी मैनुअल एनालॉग वाले पुराने टाइप के दिए हुए, वो अभी भी ऑटोमेटिक नहीं दिए। अगर आप इसमें देखो, ये एक बेस मॉडल ही है, बेस मॉडल विद आपको म्यूजिक सिस्टम आता है। तो उसका अगर आप पूरा का पूरा देखें तो कंसोल जो है काफी प्रीमियम लगता है, बटन्स वगैरह जो है, नो डाउट। अच्छा, जैसे आपने बताया बेस मॉडल, मैं भी सोच रहा था कि आपने बेस ही क्यों लिया, क्योंकि आप थोड़े से एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा के आपको बढ़िया सेंट्रल लॉकिंग सब मिल जाता। एकदम बेस मतलब क्यों? आपकी बात सही है, बट एक्चुअली क्या है कि ये मेरी खुद की गाड़ी है। हम मेरे घर पे एक और गाड़ी है, तो हम लोग की प्राइमरी गाड़ी दूसरी है, राइट। ये मेरी ऑफिस कम्यूटर है, एंड सिंस मैंने खुद परचेज की थी, तो इस प्राइस रेंज पे हम लोग अदर ऑप्शंस भी देख रहे थे, जैसे निसान था, आपका वो है, आपका क्या कहते हैं, रेनॉल्ट की है, काइगर है एग्जैक्टली। तो एक तो उसका इंजन इनसे थोड़ा लैगिश है, ये जैसे 1.1 लीटर की है, 1.2 की है, वो शायद 1 लीटर की है, 1 लीटर है।
0.2 लीटर का ही फर्क है, बट थोड़ा सा मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा ही इस प्राइस रेंज पे। एंड अगर मैं एक्स्टर जा रहा था, एक्स्टर डेफिनेटली बहुत सही गाड़ी है, वो 4 सिलेंडर की भी गाड़ी है, फुल पैकेज है नो डाउट, बट उसका रेंज थोड़ा इस बजट पे नहीं बैठ रहा था। तो मेरे को ऑफिस कम्यूटर भी चाहिए थी एंड थोड़ी सी स्पेशियस एंड जैसे पॉट होल्स वगैरह में, और मेरे को थोड़ा चेंज भी चाहिए था। मारुति में चला के हम लोग थोड़ा सा सोच रहे थे थोड़ी नई गाड़ी थोड़ी अलग लेके देखे, तो शायद ये बेस वेरिएंट लिया हमने इसको सोच के। प्लस इसमें सिंस मेरे को थोड़ा म्यूजिक सुनने का थोड़ा शौक है, तो थोड़ा म्यूजिक हेड हूँ मैं, तो इसके लिए उसका बेसिक जो म्यूजिक सिस्टम फंक्शन जो मेरे को चाहिए था बेस मॉडल में ही, जो आपका प्योर रिदम है इसमें हम इनका जैसे मैंने बताया था स्पीकर, ओरिजिनल स्पीकर आते हैं एंड इनकी ऑटो ट्यूनिंग इतनी सही है कि आपको बेस वगैरह का बहुत ही क्लियर साउंड, बहुत टाटा में मतलब हरमन और JBL मतलब म्यूजिक से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि टाटा की गाड़ी ज्यादा आवाज करती है, तो म्यूजिक सिस्टम बढ़िया दे देते हैं, तो लोग उसी में मजे करते रहेंगे और ध्यान ही नहीं देंगे गाड़ी के बारे में। बढ़िया है। अभी अब कैबिन साउंड देखे तो इतना नहीं है। नहीं मुझे तो वैसे सही बताऊं, पर्सनली बताऊं तो मुझे इतना फील नहीं हो रहा है। और गाड़ी अगर आप चलाते हो ना तो आपको थोड़ा अगर फील आता है ना हल्का सा इंजन साउंड, वो तो कभी वो अच्छा भी लगता है। बिल्कुल साइलेंट इलेक्ट्रिक कार की तरह होती है ना एकदम, कभी फील नहीं आता है। ये बात तुमने एकदम सही कही है। जैसे ये आपकी 80 to 90 टच करती है, इंजन काफी ज्यादा रोर करता है, तो इट इज लाउड नो डाउट, थोड़ी सी लाउड है कंपेयर टू मारुति। मारुति काफी ज्यादा साइलेंट रहती है, रिफाइंड रहती है, ये थोड़ी सी लाउड है कंपेयर टू मारुति। नहीं ये आपने मतलब आप मारुति से कंपेयर, बट हाँ जो आपने बताया ना, दो आप काइगर और ट्राइबर देख रहे थे, सॉरी रेनॉल्ट की मैग्नाइट, तो उसका जो इंजन मैंने पर्सनली ड्राइव किया है। अच्छा। देखिए रॉर जो जैसे टाटा पंच का है ना, ये रॉर अच्छा लगता है। अच्छा। तो कुछ रॉर होते हैं जैसे उन गाड़ियों को जब आप ड्राइव करोगे, मैं डिफेम नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ अगर आप उन्हें ड्राइव करोगे ना तो उनका जो रॉर होता है वो मजा नहीं आता। मतलब डर लगता है कि ये कुछ कैसी आवाज कर रही है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता। एक्चुअली में उसमें प्रॉब्लम क्या है ना, वो 1 लीटर का इंजन है जी। अब 1 लीटर के इंजन में वो गाड़ी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। 1.2 अगर उसमें होता तो वो भी बढ़िया परफॉर्म करता। बॉडी टू वेट रेशियो थोड़ा बेटर हो जाता। बॉडी टू वेट रेशियो इसका भी बोल सकते हैं, बहुत हेवी गाड़ी है, सेफ्टी पे बहुत फोकस किया गया, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैगिश लगती है मेरे को पावर में, बिकॉज मेरे को थोड़ी सी दबा के कभी का चलाने का आदत है। एज मारुति से शिफ्ट हुआ तो वो तो फील आती है, 100% वो रहेगा ही। बट आप पहली बात तो अगर फर्स्ट टाइम कोई टाटा बाय कर रहा है, उसने कभी मारुति गाड़ी ड्राइव ही नहीं करी है या हुंडई की, तो उसे तो जैसे कुछ प्रॉब्लम फील ही नहीं होगा। फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए वन ऑफ द परफेक्ट कार्स है, नो डाउट। एंड इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ थोड़ी सी बड़ी फैमिली है जिनके 5 लोग हैं, स्पेशियस है कंपेयर टू आप मारुति के ऑल्टो वगैरह या उन सब में देखे, रूम स्पेस काफी है। अभी मेरे साइज के अगर 3 बंदे बैठ गए पीछे, वो भी काफी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। जैसा कि मेरे 5'7" हाइट है और आपकी अप्रॉक्स हाइट 5'6" ही होगी मेरे। तो देखिए 5'7" के बंदे आराम से बैठे हैं कंफर्टेबल, ना ही हेडरूम में कोई प्रॉब्लम है और ना ही लेग रूम में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम कोई दिक्कत नहीं, स्पेशियस। तो अच्छा फाइनल वर्डिक्ट अब समरी देते हैं। फर्स्ट टाइम जैसे कि अगर कोई गाड़ी लेना चाह रहा है और वो टाटा पे जाना चाह रहा है, स्पेशली पंच पे, क्योंकि गाड़ी का सेफ्टी भी बढ़िया है, प्राइस में भी बढ़िया आती है, लोग बट डरते ये हैं कि गाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, गाड़ी खराब हो जाएगी, इंजन उतना अच्छा नहीं है, काफी ज्यादा जगह पे रिव्यू ऐसा है। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? फर्स्ट टाइम में वो नो डाउट जा सकता है इस गाड़ी पे? मैं बोलूं एनी टाइम ऑफ पॉइंट आप डेफिनेटली इस गाड़ी में जा सकते हो, बिकॉज फर्स्ट टाइमर्स के लिए इट इज वन ऑफ द परफेक्ट कार्स आई वुड से। हाँ, मेंटेनेंस आपको थोड़ा सा पिंच कर सकता है, बिकॉज सिंस ये थोड़ी टाटा की गाड़ियां बोलते हैं मेंटेनेंस मांगती है, नो डाउट इन्हें मेंटेनेंस थोड़ी मांगती है, बट कंपेरेटिवली कंफर्ट या फिर आप फीचर्स या फिर उन सब के बारे में बात करें, वो सब चीजें अगर मैच करते हैं तो बैलेंस हो जाता है। और इनफैक्ट जो अभी फेसलिफ्ट जो आए हैं, उनने ग्राउंड क्लियरेंस
बढ़ाई गई है। हाँ, ये चीज मैं बिल्कुल पूछने वाला था अभी हाँ। कि आपको चलिए फेसलिफ्ट आया, चलिए नए कस्टमर के लिए तो बढ़िया है, बढ़िया। आपको रिग्रेट हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि आपने 2 साल भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ और गाड़ी को पूरा चेंज कर दिया। राइट। तो क्या आपको कैसा लगा, मतलब 2 साल में बदल दिया? मेरे को थोड़ा रिग्रेट फील हुआ बिकॉज देखे, एक तो जीएसटी नॉर्म्स की वजह से गाड़ियां डेफिनेटली सस्ती हो गई है। तो मैं एक हायर, मेरे प्राइस पॉइंट पे मैं एक हायर वेरिएंट पे जा सकता था डेफिनेटली, राइट। तो मेरे को थोड़े और फीचर्स मिल जाते। और गाड़ी और बोली गई है इंजन में भी वर्क किया गया है शायद, तो नॉइज इंसुलेशन वर्क किया गया हुआ, तो इंसुलेशन एंड सब में वर्क किया गया है एंड मोर रिफाइंड हो गई है। मैंने जैसे कैबिन स्पेस भी देखा तो थोड़ा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम भी चेंज किया गया है, आई गेस बड़ा दे दिया है पहले से, जो जैसा हमन का थोड़ा यू शेप में आता था, अभी थोड़ा सा 12 इंच का 10 इंच का ऐसे करके एजी वाला दिया है एंड लिमिटेड स्टीयरिंग भी दिया हुआ है। तो काफी चीजें चेंज हुई है, कॉस्मेटिक चेंज है बेसिकली। अगर आपको है थोड़ा सा कॉस्मेटिक चेंज में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली, तो नो डाउट आपको इम्प्रूव टाटा पंच तो मिलेगी देखने के लिए जी। और आपको फुल जेन्युइन पता लग गया है कि अगर आप मारुति के लिए जाना चाह रहे थे, डिजायर का जैसे रिव्यू मिल गया। डिजायर तो चलिए थोड़ा इससे कॉस्टली आती है पंच से, बट हाँ उसकी जगह पे आप स्विफ्ट जरूर देख रहे होंगे 100% इसकी जगह पे स्विफ्ट, बलेनो और पंच तो है ही। और कभी कभी कुछ लोग कंफ्यूज आते हैं फ्रॉन्क्स को लेके। इंजन सब में सेम ही है, 1.2 लीटर का ही है। तो मेरे हिसाब से आप इजिली, जैसा कि सर ने भी बताया फुल डिटेल में, टाटा पंच में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। तो अब फाइनल एक क्वेश्चन रहेगा रीसेल को लेके जी, क्योंकि देखिए आपको तो मुझे, मैं बताऊं पर्सनली अपने पूरे एक्सपीरियंस से जितना भी मुझे ऑटोमोबाइल के बारे में पता है कि आपको अब रीसेल अच्छी नहीं मिलेगी। उसके 2 रीजन है। पहला तो नया फेसलिफ्ट जनरेशन चेंज हो गया, उसकी वजह से बहुत ज्यादा गाड़ी की रीसेल पे फर्क पड़ जाता है। दूसरी चीज, आपने गाड़ी खरीदी थी महंगी, क्योंकि जीएसटी भाई आपने लगभग मेरे हिसाब से 1 लाख रुपए ज्यादा दिया है। तो वो 1 लाख रुपए वो और 1 लाख रुपए फेसलिफ्ट, 2 लाख तो ऐसे ही कम होगा। तो आपको क्या लगता है टाटा पंच की रीसेल मार्केट में, आपने क्या सोचा था ऐसा कि गाड़ी बेचेंगे तो कितने का बिकेगी, या ऐसा कुछ ध्यान में रखा या फिर लिया और अपना लंबा चलाएंगे? मेरे को जैसे मेरी पहली गाड़ी है तो मैं डेफिनेटली लंबा चलाने वाला हूँ इस गाड़ी को। मैंने खुद से ली है सपोजली। तो एक और गाड़ी हमारे घर पे रहती है तो वो हम कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रहते हैं। ये जैसे मेरी ऑफिस कम्यूटर रहेगी तो मैं इसको ज्यादा लंबा खींचने का सोच रहा हूँ। तो रीसेल वैल्यू इज अनदर फैक्टर। हाँ, 10 साल बाद या 15 साल बाद जब हम लोग को री रजिस्ट्रेशन करना पड़े, 15 साल में री रजिस्ट्रेशन, 1 साल की या 5 साल की, 5 साल के लिए आपको री रजिस्टर करना होता है, तब मोरलेस फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तब तक 15 साल में तो आपने फुल। और क्या पता आज टाटा, मैं सच बताऊं तो देखिए टाटा डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा है। जी। तो मार्केट में शेयर में भी अगर आप देखोगे ना तो अब 3rd पोजीशन पे टाटा आ चुका है। तो ऐसा नहीं है जो टाटा की इमेज पहले बनी थी वो अभी बनी है और ये बनी ही रहेगी, ये बदल भी जाएगी, बदल भी सकती। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि आज आप गाड़ी ले रहे हो तो 5 साल बाद की आप उसका सोच सकते हो कि रीसेल वैल्यू। वो तो बाद में देखा जाएगा, बाद में क्या परफॉर्म करेगी। क्योंकि टाटा की पंच और नेक्सॉन इतना बढ़िया परफॉर्म कर रही है, जो गाड़ी नए पे लोग ले रहे हैं ना, नई गाड़ी, तो सेकंड हैंड में क्यों नहीं जाएंगे उस गाड़ी पे? डेफिनेटली जाएंगे उसमें। मेरे एक फ्रेंड है जिनकी थार थी इनफैक्ट, वो काफी गाड़ी के शौकीन है। तो आज उनकी गाड़ी में, उनके घर पे 3 गाड़ियां पड़ी हुई है, थार है, एक फॉर्च्यूनर है और अभी रिसेंटली एक मर्सिडीज ली उन्हें सी क्लास। तो वो चेंज करते रहते हैं, मतलब थार उनकी परमानेंट है, बाकी तो वो स्विच करते रहते हैं। तो अब अगर आप रीसेल या जिनको जो एंथुसियास्ट है वो मेरे को पूछ भी रहते हैं कि भाई मर्सिडीज बाय चांस आ गई, वो एक और छोटी गाड़ी ढूंढ रहे थे, तो वो कंसिडर कर रहे थे नेक्सॉन ले लो या पंच ले लो, क्योंकि उनको मजा आया उस गाड़ी को देख के। और वो है भी वैसे कि उनको थोड़ी सी ऊंची गाड़ियां चाहिए, तो उसको वैसी एसयूवी वाली फील चाहिए, तो फिर वो टाटा कंसिडर करें। तो मैं अगर देखूं काफी लोग कंसिडर भी करते हैं सेकंड हैंड में। नो डाउट रीसेल वैल्यू मारुति से कम होगी बिकॉज रिफाइनमेंट एंड लॉन्ग टर्म्स में मारुति इज नो डाउट हमारे इंडिया में किंग है ही। टोयोटा तो पूरे वर्ल्ड में है ही, उनके 10 लाख किलोमीटर तक इंजन कुछ नहीं होता। बट टाटा को अगर आप सियरा अगर भी देखें, मैंने आर्टिकल पढ़ा था कहीं 15 लाख किलोमीटर तक उसको
टेस्ट किया गया इस बार गाड़ी को, एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम उसने मैन्यूवर किया। वो तो पेपर पे आ खड़े हैं, बट अभी ऑन रोड कैसे परफॉर्म करती है वो भी देखते हैं सियरा। तो चलिए फाइनली आप बिल्कुल निश्चिंत होकर टाटा पंच पे जा सकते हो। अगर आपके पास मारुति की गाड़ी है तो भी, फर्स्ट टाइम बायर हो तो आपको फील भी नहीं होगा कि गाड़ी कोई अंडर पावर है या वैसा कुछ। और स्पेशली पहाड़ों में, ये कोई नॉर्मल रोड का रिव्यू नहीं था, दिल्ली वगैरह एनसीआर के रिव्यू नहीं है, ये गुवाहाटी का रिव्यू है। और ये गाड़ी अरुणाचल भी जा चुकी है, हर जगह बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म रहा है। तो चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत डिटेल में आपने बताया जी। थोड़ा लंबा रिव्यू जरूर रहा है, नहीं, बट आपको 4-5 वीडियो देख के और एक वीडियो देखने में क्या ही जा रहा है, एक वीडियो देखो और सारे डिसीजन क्लियर। नहीं, बहुत मजा भी आया आपके साथ बात करके। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू।